आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 2.0 में स्वागत है गाइस। मैं आज आपको बताने वाला हूँ टेंस आपको कितने प्रकार के होते हैं और टेंस से रिलेटेड में सारी वीडियो बनाऊंगा। टेंस से रिलेटेड में सारी वीडियो बनाऊंगा, पर मैं छोटे छोटे एक पार्ट में बनाऊंगा गाइस। आप मेरे सभी पार्ट देखेंगे, आप टेंस पूरी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपका पूरा टेंस अच्छे से क्लियर हो जाएगा गाइस। आइए हम बताते हैं आपका टेंस। सबसे पहले टेंस आपके 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और हमारा पास्ट टेंस। ये आपके 3 प्रकार के टेंस होते हैं। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू करने वाले हैं गाइस। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू करने वाले गाइस। वो भी मैं आज आपको ट्रिक से बताऊंगा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप केवल स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं तो आपका सभी टेंस क्लियर हो जाएगा। आपका स्ट्रक्चर और हेल्पिंग वर्ब मेन है। यदि आप ये सब याद कर लेते हैं तो आप टेंस आसानी से किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। आइए हम आज हम आपको समझाते हैं गाइस। देखिए, आपका पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरू करते हैं, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस से शुरू करते हैं गाइस। आइए बताते हैं आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पर सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि कौन सा टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान जो होता है, अगर किसी भी वाक्य के अंत में, यदि भी किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते हैं आदि शब्द आते हैं तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जिस भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता है आदि शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसे कहते हैं जो काम वर्तमान में हो रहा है, जो कि काम वर्तमान में हो रहा है, ना कि हो चुका है। जो काम वर्तमान में हो रहा है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करेंगे ट्रांसलेट करते समय गाइस। आइए बताते हैं। देखिए, आपका यदि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, तो यह आपका स्ट्रक्चर रहा। इस स्ट्रक्चर को याद कर लेते हैं तो आप अफर्मेटिव के किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं आसानी से गाइस। अफर्मेटिव के किसी भी सेंटेंस को आप आसानी से बना सकते हैं गाइस। और अफर्मेटिव सेंटेंस किसी कहते हैं जिनके अंदर नहीं ना हो, साधारण वाक्य हो, जैसे कि राम खाता है, वह नाचती है, वह बनाती है, वह खाना खाती है। जो आदि शब्द आते हैं ये सब हम अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। आइए स्ट्रक्चर बताते हैं। आप स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब में यस या ईएस जोड़ना होगा। वर्ब में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो है आपका स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर को याद करते हैं तो आप इस तरह के जितने भी सेंटेंस है, मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं गाइस, इस आप अनेक एग्जाम्पल ले सकते हैं। इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे इसी स्ट्रक्चर पे आपका बनेगा। इस स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए, समझ लीजिए, कैसे भी करिए पर स्ट्रक्चर आपको आना ही चाहिए गाइस। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस का आप किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो करना चाहते हैं, सबसे पहले आप वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानना आना चाहिए। यदि आपको ये पहचानना नहीं आता है तो आप टेंस नहीं सीख सकते हैं गाइस। आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब को पहचानना आना ही चाहिए किसी भी सेंटेंस में। आइए बताते हैं आपको पहले हम कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं और वर्ब कैसे पहचानते हैं गाइस। आइए बताते हैं। देखिए, यहाँ पहला सेंटेंस आपका है, पहला सेंटेंस है राम बाजार जाता है। पहला सेंटेंस है राम बाजार जाता है। पहला सेंटेंस क्या है? राम बाजार जाता है। तो देखिए कहाँ पे क्या है, राम बाजार जाता है। तो यहाँ पे अधिकतर जो पहला सब्जेक्ट होता है वह हमेशा सब्जेक्ट होता है गाइस। अधिकतर जो पहला सब्जेक्ट होता है वह पहला अक्षर जो होता है सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, राम हमारा ये सब्जेक्ट हो गया। बाजार जाता है, जब बाजार हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, बाजार हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। और जो जाता हमारा वर्ब है। जाता यानी कि गो मतलब जाना हो गया, जाता जो होगा यहाँ पे आपका वर्ब होगा और बाजार जो होगा ऑब्जेक्ट होगा, राम जो होगा सब्जेक्ट होगा। राम जो होगा सब्जेक्ट है। देखो, सब्जेक्ट पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका, बाजार जाता है, किसके द्वारा बाजार जाता है? किसके द्वारा बाजार जाया जाता है? राम के द्वारा। तो राम यहाँ आपका सब्जेक्ट हो जाता है। और जाया जाता है, कहाँ जाया जाता है? एक बाजार जाता है तो अब आपका बाजार ऑब्जेक्ट हो जाता है। और जो आपका जाता हो गया या आपका वर्ब हो गया। गो मतलब जाना होता है गाइस। गाइस आपको बताते हैं हम ट्रांसलेट करने के लिए, इस हिंदू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम बताते हैं गाइस। आपको इस स्ट्रक्चर को याद रखना ही होगा गाइस। याद कर लीजिए। आइए बताते हैं आपका इसी स्ट्रक्चर पे सेम ध्यान दीजिएगा, एकदम इसी स्ट्रक्चर पे हम सेम रखते जाएंगे, आपका ट्रांसलेट बन जाएगा। देखिए, पहला अक्षर यहाँ पे क्या है? पहला हमारा अक्षर क्या है? सब्जेक्ट।
तो यहाँ हम देखेंगे यहाँ सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है। देखिए यहाँ सब्जेक्ट आपका क्या है, राम, तो हम लिखते हैं गाइस, फिर लिखते हैं हम राम इंग्लिश, राम को इंग्लिश लिखते हैं। देखिए RAM, राम। दूसरा आपका क्या है, स्ट्रक्चर में देखिए, स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिए, ऑटोमेटिक बन जाएगा। दूसरा आपका है वर्ब, तो इसमें देखेंगे वर्ब कौन सी है, वर्ब कौन सी है, वर्ब कौन सी है। देखिए वर्ब आपका यहाँ क्या है, जाता है, जाता है। सबसे पहले आपको वर्ब में ऐसे इस जोड़ने के लिए, जाता है, जाता की इंग्लिश क्या होती है, गो। और आपको वर्ब में एस या एस कब लगाना है, इसको ध्यान में रखना होगा कि यदि सब्जेक्ट आपका एक वचन में होता है, यदि सब्जेक्ट आपका एक वचन में होगा तो वर्ब में यस या यस लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट आपका बहुवचन में होता है, तब वहाँ पर वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे। जैसे यू हो गया, यदि सब्जेक्ट आपका यू हो गया, योर हो गया, वे सब हो गए। अगर यदि ये सब आते हैं, यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट होता है, तो वहाँ पे वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे। यदि एक वचन रहेगा सब्जेक्ट, तब हम वर्ब में यस या यस लगाएंगे। तो राम यहाँ पे क्या है, राम हमारा एक वचन है, तो वर्ब में यस या यस लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जाता की इंग्लिश गो हो गया, जाता की इंग्लिश गो हो गया, और गो में हम यस या यस लगाएंगे। हम यहाँ पे लगाएंगे ES, तो लिखेंगे हम राम गोज टू। और बाजार की इंग्लिश क्या होती है, और यहाँ फिर इसके बाद देखिए ये आपका यहाँ तक काम पूरा हो गया है। अब प्लस ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, आपका बाजार है, तो यहाँ लिखेंगे मार्केट, MARKET, मार्केट। देखिए गाइस एकदम आसानी से आपका सेंटेंस बन के तैयार है गाइस। इसी स्ट्रक्चर पर रखते हुए जाइए, आपका सेंटेंस एकदम सेम टू सेम हू बहू बनता हुआ जाएगा गाइस। देखिए आपका क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए हम सब्जेक्ट पे रखते हैं, पहले आपका राम है, तो यहाँ रख दिए राम। फिर वर्ब ढूंढते हैं, वर्ब ढूंढेंगे हम, वर्ब आपका हो गया जाता, तो लिखेंगे हम गोज टू मार्केट। आपका सेंटेंस बनके तैयार है गाइस। इसी तरह हम आपका ये दूसरा वाला बना के दिखाते हैं गाइस। आइए देखते हैं, आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए पहला सब आपका यहाँ पे सीता, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना होगा, फिर उसके बाद वर्ब ढूंढेंगे, फिर ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। यहाँ पर आपका सीता सब्जेक्ट है, तो सीता हम लिखेंगे, और सीता आपका एक वचन है। यदि किसी का नाम आ जाता है, यानी थर्ड पर्सन आ जाता है, तो वह हमेशा एक वचन में ही होता है, यानी कि यहाँ पे आपका सीता लिखा है, तो किसी का नाम होगा तो जाहिर सी बात है एक ही लोग होंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सीता खाना खाती है, तो आपका यहाँ पे जो खाती हो गई, यह आपका वर्ब हो जाता है, और जो खाना होता है वह आपका वर्ब हो जाता है। तब हम यहाँ पे लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख दिए, अब लिखेंगे वर्ब। अब वर्ब आपका खाती है, तो खाती की इंग्लिश क्या होती है, ईट। तो ईट में हम यस या यस, वर्ब में यस या यस लगाएंगे, तो हम लगाएंगे यस, तो हम लिखेंगे सीता ईट्स द आपका फूड, खाना की इंग्लिश क्या होती है, फूड, तो लिखेंगे हम फूड। तो हो गया आपका ये इंग्लिश, सीता ईट्स द फूड, सीता खाना खाती है। इंग्लिश हो गई सिंपल से गाइस, ठीक है। अब आपका तीसरा बनाते हैं। आप ये तो आपका हो गया जब सब्जेक्ट आपका एक वचन में होता है। अब हम देखते हैं जब सब्जेक्ट आपका बहुवचन में होता है, तब किस तरह का सेंटेंस बनता है। देखिए किस तरह का सेंटेंस बनता है, आपको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ सेंटेंस यदि आपका अगर सब्जेक्ट यदि बहुवचन में होता है तो वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे, यदि एक वचन में होता है सब्जेक्ट तो वर्ब में यस या यस लगाएंगे। तो आपका जो सब्जेक्ट है, देखिए पहले आपका सब्जेक्ट जो है एक वचन है कि बहुवचन है, तो देखिए तुम मैदान में खेलते हो, तो तुम जो होगा यहाँ पे आपका गाइस बहुवचन होता है, क्योंकि गाइस जाहिर सी अगर आपको भी बोलना होगा कि तुम खाना खाते हो, तो बोलोगे कि हाँ तुम भी खाना खाते हो। अगर मेरे को भी बोलना होगा तो मेरे को भी बोलेंगे तुम खाना खाते हो। तो जो तुम हो गया, तुम वाक्य का प्रयोग सभी के ऊपर प्रयोग किया जाता है, वह आपका बहुवचन कर्ता में हो जाता है। तब हम बहुवचन कर्ता के लिए हम सिंपल से वर्ब में एस या एस नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे, आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो जाता है। तो लिखते हैं गाइस, देखिए तुम, और तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, तो लिखेंगे हम YOU,
तो अब आपको देखेंगे कि हाँ आपका वर्ब कौन सा है। तो वर्ब आपका जो हो गया, यहाँ देखिए सब्जेक्ट आपका यू हो गया, और मैदान में खेलते हैं, जो खेलते हैं आपकी वर्ब हो गया, और जो मैदान में है आपका ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो हम बनाते हैं सेंटेंस यू, तो आपका फिर सब्जेक्ट बाद वर्ब होता है, तो वर्ब में एस या इस नहीं लगेगा, तो सिंपल सी बात है आपका प्ले लिखेंगे, UPLAY, प्ले इन द फील्ड। गाइस यही आपका इंग्लिश बन के तैयार होती है, यू प्ले इन द फील्ड, वे मैदान सॉरी तुम मैदान में खेलते हो। जहाँ पर अधिकतर देखो आप बोलेंगे कि सर आपने यहाँ पे इन द का प्रयोग क्यों किया, जहाँ पर आपका में होगा, जहाँ पर में आपका होगा वहाँ पर इन द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि तुम खाना खाते हो या फिर तुम मैदान में खेलते हो, वहाँ पर इन द का प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि तुम मैदान में खेलते हो, जो इसकी ट्रांसलेट बन जाता है यू प्ले इन द फील्ड। गाइस उम्मीद करते हैं कि आपका अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया है गाइस तो वीडियो को दोबारा देखिए और आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले आपको ये स्ट्रक्चर को याद रखना होगा, आप ऑटोमेटिक सभी सेंटेंस को बना सकते हैं। बस आपको ध्यान रखा होगा कि यस वर्ब में यस या यस का प्रयोग कब नहीं होता है। यदि यस यदि आपका क्या बोलते हैं सब्जेक्ट एक वचन में हो तो होता है, तब वर्ब में यस या यस का प्रयोग किया जाता है। यदि सब्जेक्ट बहुवचन में होता है तब हमारा वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। मैंने दोनों एग्जाम्पल लेकर बता दिया गाइस, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। अब हम आपको बताते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर पे सारा कुछ रखा है गाइस, स्ट्रक्चर पे सारा कुछ रखा है गाइस। सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ गाइस कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज होता है, डू या डज होता है। अब हम बताएंगे आपको डू का प्रयोग कब होता है, डज का प्रयोग कब होता है, डू का प्रयोग कब होता है और डज का प्रयोग कब होता है। गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले आपको वो निगेटिव सेंटेंस पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है, आपको जहाँ पर नहीं दिखेगा, जहाँ पर किसी भी वाक्य के अंदर नहीं दिखेगा वह हमारा निगेटिव सेंटेंस होता है। निगेटिव सेंटेंस होता है जैसे राम बाजार नहीं जाता है, यह आपका निगेटिव सेंटेंस है। जहाँ पर आपको निगेटिव सेंटेंस दिख गया वहाँ पर हमारा डू या डज का प्रयोग होगा, डू या डज का प्रयोग होगा। साथ में नॉट का भी प्रयोग होगा, क्योंकि नहीं कि अंग्रेजी भी कुछ ना कुछ तो बनेगी गाइस, लिखी गाइस। आपको जो स्ट्रक्चर को ध्यान रखिए, आप सेंटेंस सभी बना सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, यही आपका स्ट्रक्चर है। देखिए एकदम इसी स्ट्रक्चर पे रखते जाएंगे, सेम टू सेम आपका ये जो इंग्लिश है सॉरी हिंदी में लिखा है, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। देखिए क्या लिखा है, आपका सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे राम, तो लिखते हैं हम राम बाजार नहीं जाता है, जाने की इंग्लिश सॉरी पहले यहाँ पे हम वर्ब से पहले सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो हम हेल्पिंग वर्ब कैसे लिखेंगे, देखिए यदि आपका सब्जेक्ट जो होगा अगर एक वचन में होगा तब हमारा वहाँ डज का प्रयोग होता है। यदि सब्जेक्ट आपका बहुवचन में होता है तब हमारा वहाँ पे डू का प्रयोग होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है आपका हमारा एक वचन में, तो यहाँ पर हम डज का प्रयोग करेंगे, राम डज नॉट, साथ में नॉट भी तो नॉट लगाएंगे हम, एकदम इसी पे रखते जाएंगे बस सेम टू सेम, डज राम डज नॉट। अब इसके बाद वर्ब आता है, वर्ब क्या है आपका हमारा जाता, जाना की इंग्लिश क्या होती है गो, तो गो टू। फिर बाजार की इंग्लिश क्या होती है आपका मार्केट, MARKET मार्केट। यही आपका सेंटेंस बनके तैयार होता है गाइस। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। इसी स्ट्रक्चर पे कुछ नहीं किया है, बस इसी स्ट्रक्चर पे रखते गए हैं, आपका सभी बनता चला गया। क्या बनकर निकलता है, राम डज नॉट गो टू मार्केट। अब आपको हम बताते हैं दूसरा एग्जाम्पल। देखिए सीता खाना नहीं खाती है, सीता खाना नहीं खाती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको इसी में देखेंगे, जो सीता सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट आपका एक वचन है कि बहुवचन में। यहाँ पर थर्ड पर्सन है, तो आपका जो सीता जो यहाँ पर हमारा सीता होगा यानी सब्जेक्ट होगा वह आपका एक वचन होगा। तो एक वचन के लिए हम डज का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम सीता
सीता डज नॉट। इसी स्ट्रक्चर पर रखते जाने से देखिए सब्जेक्ट लिखे, सब्जेक्ट लिख दिए, डू या डज लगाना था तो हम डू डज का प्रयोग करें, फिर प्लस नॉट। अब लिखते हैं वर्ब। खाती इंग्लिश क्या होती है? ईट, तो लिखेंगे हम ईट द। क्या नहीं खाती है? खाना नहीं खाती है, तो हम हमारा ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब हमारा ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो हमारा खाना की इंग्लिश क्या होती है? फूड। तो लिखते हैं यहाँ पे हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो जाता है, तैयार हो गया गाइस। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। देखिए सीता डज नॉट ईट द फूड आपकी इंग्लिश बनके आती है गाइस। अब हम आपको बताते हैं, ये तो रहा आपका जब आपका ऑब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट एक वचन होता है। अब हम आपको बताएंगे जब सब्जेक्ट बहुवचन होता है तब कैसे सेंटेंस बनता है। सेम टू सेम इसी तरह से सभी सेंटेंस बनेंगे, बस आपको स्ट्रक्चर याद करना होगा और हेल्पिंग वर्ब कब और कैसे कहाँ प्रयोग होगा उसी बस उसको ध्यान रखना होगा। बाकी सभी सेंटेंस आपका बनते चले जाएंगे इसी स्ट्रक्चर पे। देखिए अब यहाँ पे तुम मैदान में नहीं खेलते हो, यहाँ पे क्या लिखा है? तुम मैदान में नहीं खेलते हो। तुम जो होगा यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होता है, पर आपको देखना है कि सब्जेक्ट आपका एक वचन है कि बहुवचन है। सब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन है। देखिए सब्जेक्ट आपका यहाँ पे तुम है, तो मैंने यहाँ भी बताया था कि तुम जो होगा, यू जो होगा आपका यहाँ पे बहुवचन होगा, तो यहाँ पे भी हमारा बहुवचन होगा। तो तुम यू के साथ हम अगर बहुवचन में होता है डू का प्रयोग करते हैं और एक वचन में होता है तो डज का प्रयोग करते हैं। हम यहाँ पे डू का प्रयोग करेंगे, तो लिखते हैं हम यू डू, फिर उसके बाद क्या है? नॉट, फिर उसके बाद लिखेंगे वर्ब। खेलते नहीं है, खेलने के लिए क्या होती है? प्ले, तो लिखेंगे प्ले, PLAY। तो मैंने बताया था जहाँ पे मैं होगा वहाँ पर हमारा इन का प्रयोग किया जाता है। तो इन द, उसके मैदान की इसको होती है फील्ड, तो लिखेंगे हम फील्ड। यही सेंटेंस आपका बन के आता है गाइस। यू डू नॉट प्ले इन द फील्ड। तुम मैदान में नहीं खेलते हो, तुम मैदान में नहीं खेलते हो गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे सब जो मैंने आज आपको बताए हैं, सिर्फ मैंने आपको आज 2 ही बताए हैं। नेक्स्ट भाग में हम नेक्स्ट पार्ट में हम और सेंटेंस बनाएंगे। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं कंप्लीट हुआ गाइस। आज मैं सिर्फ बताया हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। आप इनका पहले प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। मैं कल हम इसके आगे पढ़ाएंगे। हम इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे हम। अभी सेंटेंस इतने सब बाकी हैं गाइस। आज सिर्फ मैंने 2 ही बताया है, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बताया है। आप सही पे कुछ नहीं है गाइस, सिर्फ आप स्ट्रक्चर याद रखना है दोनों। आप इसी पे रखते चले जाएंगे, सभी आपका जो सभी आपके वाक्य हैं वो बनते चले जाएंगे गाइस। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए, और हमारे वीडियो को लाइक करें गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।